नमस्कार, मैं हूँ ऋचा अमृत। बहुत लंबे वक्त के बाद आप सबसे मुलाकात हो रही है। आज की चर्चा शुरू करने से पहले आपको बहुत जल्दी एक अपडेट दे देती हूँ। बहुत दिनों से मैं फ्रैक्चर अपडेट्स लिख रही थी। मार्च के महीने में मेरे एंकल में फ्रैक्चर हो गया था, हेयरलाइन था, हालांकि 3 हफ्ते का प्लास्टर बोला गया था। आज वो प्लास्टर कट गया है, लेकिन मुझे उसमें ब्रेसेस पहनने के लिए कहा गया है, स्टिक यूज करने के लिए कहा गया, और डॉक्टर ने लगातार कहा, देखिए संभल कर रहिएगा। बार बार मुझे चेतावनी दी कि इस समय आप कोई भी अगर लापरवाही करेंगी तो आपके पैर को और नुकसान हो सकता है, क्योंकि हड्डी भले ही जुड़ गई हो, लेकिन मसल्स, लिगामेंट सब है, काफी डैमेज हुआ होगा। तो उस सब को सही तरह से जुड़ जाए और आपको जीवन में आगे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए संभल कर रहिए। एक चीज उन्होंने कही, देखिए अब आप गिरना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो जब डॉक्टर साहब बार बार ये कह रहे थे संभल कर रहिए, संभल कर रहिए, तो मैं एक कनेक्शन देख रही थी आज की हमारी इस चर्चा का, कि साइबर वर्ल्ड में ये जो इंटरनेट की दुनिया है, जिस पर हम बहुत सारे घंटे बिताते हैं, और पहले तो हम सिर्फ सोशल नेटवर्किंग के लिए बिताते थे, अब तो इतना कुछ कर रहे हैं हमारे सारी इंटरनेट बैंकिंग। अब हम बैंक नहीं जाते, नेट बैंकिंग हमारे फोन के क्लिक पर हो जाती है। सारे पेटीएम जो हम पेमेंट्स करते हैं वो हम फोन पर ही कर लेते हैं। बहुत कुछ हो रहा है, और जितना जितना इंटरनेट का हमारा इस्तेमाल बढ़ रहा है, उतना ही इंटरनेट पर हो रहे अपराध की संख्या और उसके प्रकार बढ़ते जा रहे हैं। तो आज हमने आपने बैनर देखा होगा कि हम बात करने वाले हैं फेडेक्स स्कैम। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो जिनके पास कभी ना कभी जीवन मतलब पिछले कुछ, मुझे लगता है 4-5 सालों में कॉल आया हो कि हम फेडेक्स कंपनी से बोल रहे हैं, और कभी आपसे कहा जाता है कि आपका एक कंसाइनमेंट आया है जिसमें ड्रग्स मिले हैं। अगर आपने उस कॉल को बहुत समझदारी से हैंडल किया तो शाबाश, आगे भी इसी तरह से होशियार रहिए इंटरनेट पर। लेकिन मैं आपको बताऊं कि हाल ही में बैंगलोर में एक महिला जो कि लॉयर है, उनके साथ इस तरह का एक क्राइम किया गया। और बहुत दुखद बात यह है कि सिर्फ ना सिर्फ उनसे पैसे हड़पे गए, बल्कि उनको स्ट्रिप करने को कहा गया कि भाई एक नार्कोटिक टेस्ट हो रहा है आपका। तो जाहिर सी बात है, उनकी तस्वीरें ली गई और उसके बाद उनको ब्लैकमेल किया गया। कैसे बचना है, किस किस तरह से ये अपराध हो रहे हैं। एक तो ये फेडेक्स स्कैम है, जिस पर हम सबसे पहले अपनी बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन हम और क्राइम्स की बात करेंगे। वॉइस क्लोनिंग है, आपके पास एक फोन आता है कि आपका बच्चा किडनैप हो गया है, और बहुत बहुत तरह के क्राइम्स हो रहे हैं जिनका हम अंदाजा नहीं लगा पा रहे हैं, क्योंकि वो जो अपराध कर रहे हैं वो बहुत होशियार है। वो शायद टेक्नोलॉजी में बहुत पारंगत एक्सपर्ट लोग हैं। तो हम इनसे कैसे बचें, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज बहुत ही जाने माने साइबर एक्सपर्ट डॉक्टर रक्षित टंडन। पहले भी मेरे साथ कई बार फेसबुक लाइव में जुड़ चुके हैं और आप लोगों को बहुत जरूरी जानकारी दे चुके हैं। डॉक्टर रक्षित टंडन का स्वागत करते हैं। और आज बहुत ध्यान से समझिएगा कि कैसे कोई भी जब अनजान कॉल आता है तो उससे कैसे निपटना है, ताकि हमारा कोई बड़ा नुकसान ना हो। नमस्कार डॉक्टर रक्षित टंडन, बहुत बहुत स्वागत है, एंड थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर रक्षित टंडन, जो लोग नहीं जानते कि फेडेक्स स्कैम क्या होता है, मैं चाहूंगी सबसे पहले आप एक इंट्रोडक्शन, क्योंकि अभी जब मैं अपना रिसर्च कर रही थी डॉक्टर टंडन, सबसे ज्यादा हैरानी की बात हुई, एक जर्नलिस्ट, एक लॉयर, एक आईटी कंपनी के सीईओ, ऐसे ऐसे लोग फेडेक्स स्कैम की चपेट में आ रहे हैं। मतलब हम कहें कि कोई ऐसा है जो अनपढ़ है, पढ़ा लिखा नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, जिसको नहीं पता साइबर क्राइम क्या होता है, वो फंसे तो समझ में आता है। ये सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं क्राइम क्या होता है, लेकिन फिर भी एक लॉयर महिला, 15 लाख रुपए उनके लूट लिए जाते हैं, उनको स्ट्रिप कराया जाता है कैमरे के सामने। क्या है फेडेक्स स्कैम? ये निशा जी, जैसे आपने देखा होगा पीछे कई हमने साइबर अपराध पढ़े जिसमें हम लोगों का निजी डेटा कुछ कंपनियों की वेबसाइट पे सेंध लगने से चोरी हो जाता है और लीक हो जाता है। इस साइबर अपराध को डेटा ब्रीच कहा जाता है। तो इस डेटा को ये जो हैकर्स हैं ये एक हथियार की तरह यूज करते हैं। एक कॉल आती है मेरे पास जो कहता है कि साहब मैं बैंक से बोल रहा हूँ, एसबीआई से, ब्रांच मैनेजर, आपके कार्ड को ब्लॉक किया जाएगा, ओटीपी बताइए। और कुछ सेकंड बाद मुझे समझ में आता है कि मेरा तो एसबीआई में खाता ही नहीं है, तो ये तो कॉल फर्जी हो गई। लेकिन अगर अब एक कॉल मेरे पास आए जो मेरा नाम बोले, मेरा आधार नंबर बोले, मेरा घर का पता बोले, मेरी पूरी जानकारी बताए, तो मुझे ये महसूस होता है कि ये कॉल तो जेन्युइन होगी। तो पहला तो इनका फेडेक्स वालों का हथियार यही है। अच्छा, चूंकि इधर ऑनलाइन शॉपिंग का युग है और हम सब के खूब पैकेट और कोरियर आते जाते रहते हैं, तो ये इस वाली मानसिकता का इस्तेमाल करते हैं कि भाई आपका कोरियर आया है, पैकेट आया है, और उसके बाद जब आपकी निजी जानकारी
आपसे साझा करते हैं कि भाई ऋचा जी आपका ये एड्रेस है, ये आपका पूरा आधार नंबर है, ये आपके फोन नंबर है, तो आपको लगता है कि ये कोई एजेंसी ही बता सकती है जो इतनी जानकारी हमारे बारे में रखते हैं। और उसके ठीक। बाद वो एक नकली पुलिस ऑफिसर बन के, सीबीआई और ये सब बन के आपके सामने आते हैं। ये एक हमारी शुरू से कमजोरी रही है कि हमने पुलिस के नाम का भय बना रखा है अपने दिमाग में। हमें ट्रू। एक बेसिक आईक्यू वाली बात ये है, बल्कि अब तो मैं डीक्यू बोलता हूँ, इसे कहते हैं डिजिटल कोशेंट, कि आप अपना डीक्यू शार्प करिए। कि एक बेसिक सी बात सुनिए कि अगर आपने अपराध किया है, वो भी इतना संगीन कि आपके पैकेट्स में ड्रग्स हैं और बंदूकें हैं और पता नहीं क्या क्या वो बोलते हैं, तो फिर पुलिस फोन करके आपको डराएगी या धमकाएगी नहीं, सीधे घर आके कहेगी आओ चलो। तो यहीं पे वो आदमी की जो सोशल मानसिकता है, डर है, ये तीन जो हमारी बीमारियां हैं, जो बीमारियां ही बोलूंगा, कमजोरियां बल्कि, डर, लालच और तीसरा लस्ट, ये तीन हैं जिनसे सारा आज ये पूरा गेम प्लान इनका चल रहा है। और हम लोग चूंकि अब इतने डिजिटल सिटीजन बन गए हैं, खाने से लेके, सब्जी खरीदने से लेके, दोस्तों से बात करने से लेके, सब ऑनलाइन करते हैं। तो पहला इनका हथियार है डेटा, जिससे ये आपको डराते हैं। फिर वो जो ये भय का एक माहौल बना, ऐसा बनाएंगे कि अब आप किसी से बात नहीं करेंगे, अब आपकी ये कॉल काटी नहीं जाएगी, आप एक बंद कमरे में। और इसको हम लोगों ने डिजिटल अरेस्ट का भी नाम दिया। अभी फरीदाबाद में हमारी एक 22-23 साल की बच्ची के साथ भी ऐसी घटना घटी और उससे भी शायद 10-15 लाख रुपए इन लोगों ने ले लिए। और वो भी 10-12 घंटे तक कॉल पे रही, उन्होंने कॉल काटने नहीं दी। और जो आप बेंगलोर वाली घटना बता रहे हैं 36, तो अगर हम 10 मिनट किसी से फोन पे बात करते हैं, 10 मिनट, तो इतना इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उससे। तो आप सोचिए ये तो कॉल 36 घंटे चली। और वो हैकर्स इतने प्रोफेशनल हैं और बाहर कहीं बैठे हुए हैं, उन्होंने पूरा बैकड्रॉप बना रखा है, पीछे पुलिस का लोगो लगा होगा, बकायदा वर्दी शर्दी भी होगी, तो वो ऐसा भय बना देंगे। अच्छा, उनकी शातिरता देखिए, वो नाम ऐसे अधिकारियों के यूज करेंगे कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आपसे कहा कोई रक्षित टंडन आ रहे हैं साइबर एक्सपर्ट, तो आपने फौरन गूगल किया रक्षित टंडन, और आपको पहले पेज पे दिखाई देगी, हाँ साहब रक्षित टंडन साइबर एक्सपर्ट है, रक्षित टंडन यूपी पुलिस के साथ है, रक्षित टंडन सीआईडी के साथ है। तो आपको लग गया कि ये सच बोल रहा है। तो इनकी भी यही चाल होती है, ये इंटरनेट से खूब जानकारी हासिल कर लेते हैं। अब उन्होंने मुंबई क्राइम ब्रांच लिया, तो वो नाम यूज करेंगे जो एक्चुअली में मुंबई में कोई काम करता होगा। और ये सारी जो बातचीत है वो उनको डर पैदा कर देती है। और उसके बाद जैसे वो बैंक की डिटेल्स दीजिए आप अपनी, आपके खाते में कितना पैसा है, एक आदमी एक तरफ ये डिटेल ले रहा है और दूसरा आदमी आपको कह रहा है हम आपको अपराध से बाहर निकाल देंगे, आप फौरन इतना पैसा जमा करिए। और फिर ये जो इन्होंने हरकत करी, नारकोटिक टेस्ट करिए, ये पहली बार, अभी तक बहुत केसेस हुए हैं फेडेक्स के ये बहुत जिसमें शॉकिंग है जी। ये शॉकिंग है। और मतलब एक मैं लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूं कि अगर एक महिला को पुलिस किसी भी अपराध में क्वेश्चन करती है या पूछना भी चाहती है रियल असली में, तो वो बिना महिला अधिकारी या कांस्टेबल के पूछताछ कर नहीं सकती है। और ये तो जी। बहुत अति हो गई। तो मैं यहाँ पे एक बात कहूंगा अपने सारे श्रोताओं से कि डिजिटल कंटेंट को इतना मत हावी होने दो कि हम अपनी ही सूझबूझ भूल जाएं बिल्कुल। कि भाई ठीक है, कॉल आया, वो कह रहा है, अरे पहली बात तो ये सुनो कि कौन भेज रहा है तुम्हें फेडेक्स से कोरियर, कोई भेज रहा है क्या? भाई कोरियर तो दो पार्ट होते हैं, एक भेजने वाला। अब मुझे पता है, मेरे पास मैसेज आया हुआ है कि एचडीएफसी बैंक मेरे लिए एक नई कार्ड या चेकबुक भेज रहा है ब्लू डार्ट से, ये मुझे पता है। अब फिर ब्लू डार्ट वाले का फोन आए और वो मुझसे निजी जानकारी नहीं मांग सकते। आप आज भी फेडेक्स का अभी देखिए, ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आया ही है, कई दिनों से उनकी वेबसाइट पे ये विज्ञापन चल रहा है कि हम कॉल करके आपसे कोई निजी जानकारी या बैंक की जानकारी नहीं मांगते हैं। और अगर किसी कोरियर के पैकेट में कुछ गलत निकला जाता है तो पहले उससे पकड़ा जाता है जो भेजने वाला है, किसको भेजा है उसको दूसरी बार में क्वेश्चन किया जाता है। और नारकोटिक्स जैसे संगीन अपराध में फोन पे बात नहीं होगी, सीधे बिल्कुल आके बिल्कुल। बात करेंगे वो। और मैं तो, जैसे आपने बिल्कुल सही बात कही, वो मेरे दिमाग में चल रही थी डॉक्टर टंडन, कि हमें, ठीक है, हो सकता है बहुत सारी महिलाओं को ही ना पता हो कि अगर एक महिला की गिरफ्तारी होनी है तो साथ में एक महिला कांस्टेबल, महिला मतलब पुलिस कर्मी होनी चाहिए। लेकिन ये बैंगलोर में तो वकील थी, इन्हें ये अब यही समझ नहीं आ देखिए, रहा कि इसके साथ क्या हो रहा है।
क्या ये लोग मतलब बिल्कुल माइंड गेम खेल रहे हैं हमारे साथ? माइंड गेम ऐसे कि मैं आपकी ऐसी निजी बातें निकाल लूंगा, क्योंकि मैंने बताया ना कितना डाटा रोज हमारा ब्रीच हो रहा है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े ब्रीच हो रहे हैं, जिसमें डेटा जो है वो डार्क वेब पे डाल दिया जाता है, और ये हैकर्स उस डेटा को वहां से हासिल कर लेते हैं। और उसके बाद जब हमें कॉल करते हैं, अगर आज मुझे कोई कॉल करके बोले कि मैं बैंक से बोल रहा हूँ, आपने 8:32 पे 2,331 रुपए का पेट्रोल खरीदा था सेक्टर 18 के पेट्रोल पंप से, और आपने इतने नंबर का कार्ड यूज किया था, तो मुझे ये जानकारी बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये तो यार बैंक की कॉल होगी, ये बात तो मेरे और बैंक के अलावा किसी को पता ही नहीं है। तो आज मैंने वो वर्ड बोला, डेटा वेपनाइजेशन। ये डेटा वेपनाइजेशन के शिकार हो रहे हैं, उनके पास सारी निजी जानकारी है, और बस वो एक पुलिस वाली वर्ड और उसी लहजे में बोल देते हैं, वो एक्टर्स हैं, और आप सामने वाले के उस डर की जो मानसिकता, उसका फायदा उठा लेते हैं। आपको याद है बहुत साल पहले एक बड़ा मजेदार अपराध हुआ करता था, मैसेज आता था आपकी लॉटरी निकली है $1 बिलियन की, और वो लॉटरी जमा करने के लिए आपको टैक्स जमा करना पड़ेगा। हाँ, और मेल भी आती थी, और मेल्स आती थी, लोग उसमें फंस जाया करते थे। अब तो एआई आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, अब तो वो आवाज भी बना लेते हैं, शक्ल भी बना लेते हैं, और तस्वीर भी बना लेते हैं। हमें सीधे आपने एक पुलिस शब्द का स्टेशन को इस्तेमाल, रिपोर्ट करना चाहिए। जी, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, डार्क वेब। डार्क वेब क्या है? जी, ये जैसे हम लोगों का इंटरनेट है, ये जो हम यूज करते हैं, इसे हम लोग ने नाम दिया सरफेस वेब। यहाँ पे वेबसाइट रजिस्टर्ड है, इंडेक्स्ड है, सर्च्ड है, इसका सर्वर है, इसको ट्रैक किया जा सकता है, इसका एक आईपी एड्रेस होगा। लेकिन जो डार्क वेब है, एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया गया था एक एजेंसी द्वारा अमेरिका में, कि जिसे कोई ट्रैक ना कर सके और जिसका कोई ट्रेस ना हो। तो बनाया तो ये इस इच्छा से था कि जब हम कोई बहुत कॉन्फिडेंशियल बात करें तो कोई बीच में घुस ना पाए और कोई ट्रैक ना कर पाए। उसी को प्रोजेक्ट को जब ओपन सोर्स किया गया तो अपराधियों को मजा आ गया। वो इंडेक्स्ड नहीं है, वो एक स्पेशल ब्राउजर पे चलाया जाता है, और उसके अंदर सारी आपराधिक गतिविधियां देखने को मिलती हैं, और उसमें एक ही करेंसी काम करती है जिसको हम क्रिप्टो करेंसी कहते हैं। ना वहाँ वीजा कार्ड काम करता है, ना रुपए काम करता है, ना मास्टर कार्ड। और वहां पे ड्रग्स से लेके, बंदूकें खरीदने से लेके, बच्चों की अश्लील सामग्री से लेके, और टेरर टेरर एक्टिविटीज, ये सब उसको आप डार्क वेब में देख सकते हैं। और हैकिंग कोई भी एज अ देख सकता, सर्विस मत कोई भी देख नहीं, सकता, मतलब आपको कोई भी। नहीं, देख तो कोई भी सकता है, उसके लिए एक स्पेशल टेक्निक चाहिए होती है, एक स्पेशल ब्राउजर चाहिए होता है जिसके माध्यम से हम जाते हैं। लेकिन बिना टेक्निकल ज्ञान के और नॉलेज के जाना नहीं चाहिए। सिर्फ एक क्यूरियोसिटी हो और मैं यूट्यूब से सीख लूं, तो मैं ये जो भी श्रोता सुन रहे हैं वो बिल्कुल भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स ना करें, क्योंकि जैसे ही आप उसमें एंटर होते हैं तो समझ लीजिए आपका सिस्टम तो गया, आपकी सारी जानकारी जो है। तो इसलिए ये एक टेक्निकल एक्सपर्टाइज के थ्रू ही सीखने के बाद इसमें जाया जाता है। और अब तो खैर हम देख रहे हैं कि हमारी जो साइबर पुलिस है उन्होंने भी इसमें घुसना शुरू किया है, और अभी पीछे आपने देखा होगा कि कई सक्सेसफुल ड्रग के रैकेट जो हैं वो खोले गए हैं डार्क वेब के ऊपर। तो खैर डार्क वेब की इसलिए आई ऋचा जी, कि वहां पे ये डाटा जो है हैकर्स प्राप्त कर लेते हैं, और उसके बाद जब आपको कॉल करते हैं तो उनके पास आपका पूरा आधार नंबर होगा या फिर ऐसा कोई नाम पता होगा, जिससे आप में एक भय बैठ जाएगा कि ये तो वाकई एजेंसी से बोल रहे हैं। और साथ के साथ वो ऐसे अधिकारियों के नाम यूज करेंगे जो एक्चुअल में है। तो आप अगर उसी समय उनकी कॉल पे बैठे और आप गूगल पे डालेंगे तो लिख के आ जाएगा कि हाँ साहब, रक्षित टंडन अधिकारी जो है वो सीबीआई में काम करते हैं। और यहीं से वो लोग आगे फंस जाते हैं और डर जाते हैं, और दो चार वो बढ़िया से कागज बना के भेज देते हैं। अभी आपने देखा होगा, मेरे पास पिछले 3 दिन में 4 कंप्लेंट्स आई हैं कि हम पे सीबीआई का लेटर आ रहा है, ठप्पा लगा हुआ है कि आपके कंप्यूटर में कुछ गलत जानकारी पाई गई है, आप पे केस किया जाएगा। वो एक मेल आ रही है सबके पास। तो गृह मंत्रालय ने लिटरली इसका नोटिस बना के अपनी वेबसाइट पे डाला है कि भाई ये हम कोई ऐसा लेटर नहीं भेज रहे हैं, और ये लेटर नकली है। हमारा साइबर दोस्त करके जो गृह मंत्रालय का हैंडल है, उस पर दसियों बार उस लेटर की तस्वीर डाली जा चुकी है, और बीच में उस पर लिखा गया है फेक। लेकिन अब वही वाली बात है कि ये आपका चैनल हुआ और इस तरह की जानकारी हुई, ये लोगों तक पहुंचती नहीं है। अगर आप मेरा इंस्टाग्राम देखोगे, आज से 6 महीने पहले ये फेडेक्स वाला वीडियो मैंने डाला था,
उसे कुल 73,000 लोगों ने अभी तक देखा है, 73,000। और एक किसी सज्जन ने इंटरनेट पे मोए मोए और वाओ वाओ कहा था, वो भाई साहब 40 करोड़ उसके व्यूज हो चुके हैं आज की तारीख। ये तो समस्या हमारे साथ है, सही कंटेंट लोग देखेंगे नहीं। अच्छा धनंजय जी एक सवाल पूछ रहे हैं, हालांकि धनंजय जी अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि कोई कम पढ़ा लिखा अगर किसी इस तरह के फ्रॉड से फंसता है तो एक बार को हम समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो लॉयर्स और इंजीनियर्स और सीईओ जर्नलिस्ट, लेकिन फिर भी मैं धनंजय जी का सवाल पढ़ देती हूँ। गांव के लोग डिजिटल लिटरेसी को लेकर इतने सजग नहीं है सर, जिस वजह से ऐसी घटनाएं सामान्य होती हैं। इस कम पढ़े लिखे समूह को फ्रॉड से निजात दिलाने के लिए क्या कुछ किया? तो मैं तो कह रही हूँ कम पढ़े लिखे नहीं, पढ़े लिखे भी हर कोई बहुत बुरी तरह से साइबर क्राइम वो हो रहे हैं, क्या करें? धनंजय जी, वैसे तो खैर जागरूकता के बहुत अभियान चल रहे हैं, हम लोग भी उसमें बहुत सजग हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम गांव तक अपनी बात को पहुंचाएं, रेडियो के माध्यम से और आपके यही सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि इसकी खपत वहां भी है। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस जो साइबर अपराध में रहा है वो देखने में यही आ रहा है कि आपने जैसे अभी ऋचा जी ने कहा, लॉयर, आईटी फर्म का सीईओ, डॉक्टर, दिल्ली में एक डॉक्टर साहब के 4.5 करोड़ चले गए इसी फेडेक्स वाले अपराध में। तो मेरा देखने में ये आ रहा है कि जो अभी गांव में हमारे लोग हैं वो डिजिटल उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, वो आधार का भी यूज करते हैं, आधार सेवा केंद्र पे भी जाते हैं और वो अपने दोस्तों से बातें भी करते हैं। लेकिन इतना उनका सोशल मीडिया पे रुझान नहीं है, तो उस तरह के फ्रॉड्स हैं। बट अब जैसे ये फेडेक्स वाला है तो समझ ही नहीं पाएंगे ये फेडेक्स कौन है नहीं, और मुझे ये लगता गुजरात है कौन है। बड़ा स्कैमस्टर ऐसे लोगों को निशाना बनाएगा ना जहां से उसको लाखों करोड़ों रुपए मिलने की उम्मीद होगी। वो जहाँ से गांव के पैसा मिले वो उन पे मेहनत करता है। तो एक पॉइंट तो वो भी है, लेकिन नहीं ऋचा जी, धनंजय जी का पॉइंट सही है, जागरूकता वहां होनी चाहिए, डिजिटल साक्षरता और लिटरेसी। और हमारे सरकार के कई ऐसे अभियान हैं जहाँ पे वो जा रहे हैं वैन्स, और वो वीडियो और ऑडियो के माध्यम से गांव में पंचायतों में जाके इस तरीके भी, मैंने मेरे को बुलाया था आंगनवाड़ी में, मैंने जाके काम किया और वहां पे कई जो उनके वर्कर्स हैं उनको शिक्षित किया। तो कई एनजीओ इसमें अच्छा काम कर रही है धनंजय जी। एक बात बताइए, कोई एक ऐसी ऐप या कोई इमीडिएट ऐसा नंबर कि हमारे साथ एक फ्रॉड हो गया है, कहीं मेरे अकाउंट से पैसे, मेरे के गलत क्लिक से एक पैसे निकल गए हैं कुछ है, उस समय क्या होता है ना, आदमी हड़बड़ा जाता है। वो पैसे चाहे पैनिक कर 20,000 जाते रुपए हो, चाहे 20 लाख हो, चाहे 20 करोड़, आदमी हड़बड़ा जाता है। समझ नहीं आता किसको फोन करें, कहाँ जाए, पुलिस थाने जाए। तो एक नंबर जो आप सबको बताना चाहें कि भाई अगर कुछ ऐसा फ्रॉड होता है तो तुरंत सबसे पहले इस नंबर पर या इस ईमेल पर इंफॉर्मेशन दें। जैसे ही आपको रियलाइज होता है मेरे साथ फ्रॉड हो रहा है या हो चुका है, इमीडिएटली 1930 को कॉल करें और उस गलत ट्रांजैक्शन की पूरी डिटेल बताएं, बिना और उसमें सारी जानकारी दें, और कुछ इंपॉर्टेंट जानकारियां अपने पास लिख के रख लें जिससे कि वो आपकी कॉल खराब ना हो, क्योंकि उनपे भी बहुत कॉल्स आती हैं। वो फिर काट देंगे या आपसे कहेंगे दोबारा करिए। आप कॉल करने से पहले 3 चीजें निकाल लीजिए, आपका खाता नंबर, जो पैसा कटा उसकी ट्रांजैक्शन आईडी जो मैसेज में आई है, किस नंबर से आपके साथ अपराध हुआ, किस व्हाट्सएप नंबर से हुआ या ईमेल आईडी से हुआ, वो जानकारी। और आप 1930, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, अभी मुंबई के अंदर एक आजकल और मैं ऋचा जी अपराध चल रहा है, नकली ट्रेडिंग एप्स बना लिए हैं इन्होंने, शेयर ट्रेडिंग एप्स, और उसमें भी लोगों के लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। तो उसमें मिला के 4.5 करोड़ का नुकसान हुआ, 4.56 करोड़। उस महिला ने इमीडिएटली 1930 पे सूचना दी, हमारे यहाँ उसे गोल्डन आवर्स कहा जाता है। साथ के साथ वो साइबर सेल भी गई, फिजिकली साइबर सेल गई, साइबर सेल बहुत सजग था, साइबर सेल ने और 1930 ने मिलके उसके 3,60,00,000 रुपए वापस करा दिए। तो गोल्डन आवर मतलब जितनी जल्दी आप रिपोर्ट करेंगे, जितनी जल्दी, वैसे 24 घंटे कहते हैं अपराध होने के, 24 घंटे के अंदर, लेकिन मैं तो कहूंगा कि अभी मुझे समझ में आ गया फ्रॉड हुआ है, आप फौरन कॉल करिए। ये क्या है कि आरक्षित जी फोन में ऐप डाउनलोड करने से हमारी जानकारी हैकर्स के पास चली जाती है? बिल्कुल बिश्नोई जी, आजकल एक बहुत बड़ा स्कैम चल रहा है, आपको नकली एप्स भेजे जाएंगे एपीके के रूप में। अभी परसों तरसों हमने एक वीडियो भी बना के डाला है कि सीएससी अपडेट के नाम से आपके पास एक मैसेज आ रहा है कि ये csc.apk फाइल फौरन अपने फोन में डालिए, और आप जैसे ही वो फाइल डालेंगे अपने फोन में, आपके सारे पासवर्ड्स, ओटीपी सब चुपचाप हैकर के पास चले जाएंगे। इसे मैलवेयर कहते हैं।
मैं एक शब्द बोलूंगा, जीरो ट्रस्ट। आप लोग साइबर एक्सपर्ट या डॉक्टर्स नहीं हो साइबर टेक्नोलॉजी के, तो बिना किसी डॉक्टर के पर्चे के दवाई नहीं खानी चाहिए। इसी प्रकार से बिना किसी एक्सपर्ट की राय के आप कोई ऐप अपने फोन में इंस्टॉल मत करिए, क्योंकि अब वो आपका फोन नहीं रहा, अब वो चलता फिरता बैंक है, उसमें आपका यूपीआई है, उसमें आपका आधार कार्ड है, सब कुछ तो आप फोन में रखते हैं। तो कृपया कर कोई अनजान ऐप डाउनलोड मत करिए, और सिर्फ प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड करिए, और प्लीज अपने फोन को अपडेटेड रखिए, जिससे कि उसमें कोई भी छेद हो वो बंद हो जाए, उसे कहते हैं अपडेट रखना। ठीक है। हाउ टू डील विद सिचुएशन इन विच मोबाइल गेट्स हैक्ड? इमीडिएटली इंटरनेट बंद कर दीजिए, वाईफाई और मोबाइल डेटा बंद कर दीजिए। उसके बाद हर फोन के अंदर सेटिंग्स के अंदर एक शब्द लिखा पाया जाएगा, फैक्ट्री रीसेट, मतलब एक तरह से ब्रांड न्यू कर देना, फॉर्मेट कहते हैं हमारी भाषा में। अपना सिम कार्ड निकालिए और फोन को फॉर्मेट कर दीजिए। उसके बाद अपना पुराना जीमेल आईडी पासवर्ड डालिए और फोन को नए सिरे से स्टार्ट करिए। आजकल एक और अपराध चल रहा था, बहुत भारत सरकार ने इंटरफियर किया है और उसे रोकने की पूरी कोशिश की है। कोरियर के नाम पे फोन आता था, ऋचा जी आपका एक अमेजोन का पैकेट आया है और वो आदमी आपका घर नहीं ढूंढ पा रहा है, कृपया हम आपको नंबर भेज रहे हैं, फौरन उस नए एजेंट को बताइए आपका घर कहाँ है। और वो आपसे यूएसएसडी कोड दबवाएगा फोन पे। वो कोड होता है *401#, और उसके आगे 10 डिजिट का नंबर, 401#, ये 401#। आपने जैसे ही इस नंबर को अपने फोन पे दबाया, आपने एक्चुअली कमांड दे दिया कि मेरी सारी कॉल डाइवर्ट कर दो हैकर को। तो अब क्या होगा, हैकर आपके ओटीपी निकाल लेगा और आपके व्हाट्सएप को चालू करके आपके ग्रुप में लिख देगा कि साहब मेरा एक एक्सीडेंट हो गया, जल्दी से जरा पैसे जमा कर दो। अब मैं समझदार हूं, मैंने नहीं साहब हो सकता है ये मैसेज नकली हो, ऋचा जी को फोन कर लेते हैं। मैं आपका फोन मिलाऊंगा, फोन मिलेगा ही नहीं, क्योंकि आउटगोइंग तो सारी हैकर के पास है। तो हैकर उठा के कहेगा, अरे मैडम तो अंदर अस्पताल में है, मैं यहाँ काउंटर पे खड़ा हूँ, मुझे पैसे जमा करने को कहा है उन्होंने। तो और बात कंफर्म हो गई, और इस तरह से लोग ठगे जा रहे थे। तो बहुत अच्छा ऐसा काम हो रहा किया है, भारत, ऐसा काफी हो रहा है। था बहुत बहुत केसेस हुए ऋचा जी, लेकिन भारत सरकार ने, ट्राई ने एक रूल पास किया और ये धमकी दी कि हम तुम्हारे लाइसेंस कैंसिल कर देंगे अगर आपने ये कॉल फॉरवर्डिंग वाला कोड 15 अप्रैल तक बंद नहीं किया। तो अब सारी मोबाइल कंपनियों को कह दिया गया है कि ये जो कमांड था कॉल फॉरवर्डिंग वाला, ये अब चलना नहीं चाहिए, मतलब ये इस तरह के जो फ्रॉड हो रहे हैं इससे ये बचाव हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल, अच्छा ये आधार वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब हर जगह आपसे मांग लिया जाता है भाई आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, डॉक्यूमेंट्स हम लोग को इतने देने पड़ते हैं। तो रक्षित जी क्या करें, अभी मतलब डर के रहे तो फिर कई जगहों पे हम लोग अपना कोई ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, या कहीं फॉर्म फिल करना है, कुछ करना है। आधार कार्ड हमारा कितना खतरनाक साबित हो सकता है हमारे लिए? देखिए हमारे पास एक बहुत अच्छा सुविधा भारत सरकार ने दी है, उसे कहते हैं मास्क आधार, जिसमें आपके आखिरी के 4 अंक दिखाई देते हैं, पूरा नंबर दिखाई नहीं देता है। एक तो हमेशा अपने हाथ में वो रखें। आधार कार्ड हमारे एक एड्रेस प्रूफ की तरह यूज किया जाता है। दूसरा, हमसे जो गलतियां हो रही हैं कि हम अपने फोन की फोटो गैलरी में आधार और पैन कार्ड की तस्वीरें खींच के रख लेते हैं, वो नहीं करना चाहिए। आज ये नहीं पता कौन सा गलत ऐप मेरी फोटो गैलरी चोरी करके ले जाएगा, कौन सा गलत ऐप मेरे सारे फोन के नंबर्स ले जाएगा। तो इसके लिए आप डिजी लॉकर का इस्तेमाल करें, बड़ा अच्छा ऐप है, इसमें आपका डेटा सुरक्षित रहता है। आधार, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इसमें रखिए, या फिर आपके फोन में एक चीज होती है गूगल ड्राइव, एप्पल फोन में कहते हैं आई क्लाउड, आप वहां पे रखिए। और जब भी आप दें तो आप रीजन देख के दीजिए। दूसरी बात, मास्क आधार दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैन कार्ड भी दे सकते हैं, लेकिन आप कहाँ दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं। फोटो कॉपी अगर आप दे रहे हैं, होटल में चेक इन करते समय आपसे आपका आधार कार्ड मांगते हैं, कहीं भी चले जाइए। नहीं है, नहीं, मैं भी खूब ट्रैवल करता हूँ, मैं डीएल भी दे सकता हूँ, ड्राइविंग लाइसेंस दे सकता हूँ, पासपोर्ट दे सकता हूँ, रेसिडेंस प्रूफ होना चाहिए। हाँ, तो कहीं भी नहीं लिखा है कि आधार देना है। ड्राइविंग लाइसेंस पे भी मेरा एड्रेस है, मेरा पासपोर्ट पे भी मेरा एड्रेस है। और चलिए, मैंने आधार दिया भी, फोटोकॉपी अगर हम दे रहे हैं तो मास्क आधार दीजिए, जिसमें आपका पूरा आधार नंबर दिखाई ना दे। और अगर आप आधार कार्ड दे भी रहे हैं फोटोकॉपी पे,
तो आप उसे एक 2 लाइन से क्रॉस करके लिख के दीजिए कि ये फोटो कॉपी मैं अपने होटल में रुकने के पहचान के रीजन से दे रहा हूँ, ये मैं HDFC को अपने लोन खाते के लिए दे रहा हूँ। तो कई जगह आप अपने निजी डेटा को इस प्रकार से बचा सकते हैं। और दूसरा, ये बहुत जरूरी है कि पैन कार्ड और आधार कार्ड की जो फोटोग्राफ्स हम खींच के ट्रांसफर करते हैं वो ना करें। आधार के अंदर एक बायोमेट्रिक होता है हमारा, आप आधार की वेबसाइट पे जाके या M-आधार ऐप पे जाके अपना बायोमेट्रिक लॉक करके रखिए, उसको तभी ऑन करें तो उसकी जरूरत पड़े। उसकी अमूमन जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम कोई पेपर फ्लैट या जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं, और या फिर हम पासपोर्ट या वीजा एप्लीकेशन के लिए जाते हैं, तो उसे हमेशा ऑन रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको ऑफ करके रख सकते हैं, लॉक करके। ठीक है। रुचि त्यागी पूछ रही है, थ्रो सम लाइट ऑन डीप फेक वीडियो स्कैम्स एंड हाउ टू प्रिवेंट एंड बी अवेयर। तो आजकल ये सेलिब्रिटीज का नकली वीडियोस और डीप फेक वीडियोस और जेनरेटिव AI से वीडियोस बना के डाल रहे हैं, जिसमें उनकी आवाज में वो कुछ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि मैंने 10,000 रुपए लगाए थे, वो 3 लाख हो गए। अभी 2 दिन पहले मुकेश अंबानी जी का वीडियो बन गया, वो कह रहे हैं ये गेम खेलो, इसमें 100% का मुनाफा है। विराट कोहली साहब का बन गया। तो इस तरह की घटनाएं बहुत हो रही हैं। तो पहली बात, ये मैंने जीरो ट्रस्ट बोला। अब तो डीप फेक को कई बार आप चेक कर सकते हैं कि लिप्स मूवमेंट और हाथों का मूवमेंट और आवाज तीनों अलग अलग डायरेक्शंस में चलेंगी। तो ये खासियत है, एक ढंग से देखिए डीप फेक वीडियो को, आप देखेंगे कि मैं बोल कुछ रहा हूं और मेरे लिप्स का मूवमेंट अलग है। तो इसको कहते हैं, इसको पहचान सकते हैं आप। और फिर जिस आदमी ने आज तक अपने करियर में, वो भले ही फिल्म स्टार हो या कोई बड़ी वो हो पर्सनैलिटी, उसने कभी ऐसे प्रचार नहीं किए और आउट ऑफ द बॉक्स वो आज आके कह रहा है, तो ये इस तरह की जो कहते हैं जीरो ट्रस्ट, हाँ जीरो ट्रस्ट। और ज्यादातर रुचि जी ये लालच में फंसाने की बात करेंगे, 10,000 को 3 लाख रुपए में बदलने की बात करेंगे। ऐसा कोई व्यापार नहीं है जो 10,000 को 3 लाख में बदल, 10,000 को 11,000 और 13,000 में तो बदला जा सकता है, लेकिन 10,000 को 3 लाख में अगर लोग बदल रहे होते तो हर आदमी अरबपति होता आज की तारीख में। ये धनंजय राय अर्जुन लिख रहे हैं, सर सहज जनसेवा केंद्र अपडेट के नाम पर मेरा अभी 1 हफ्ते पहले 21,000 का फ्रॉड हो गया। काश ये सेशन पहले हुआ होता ना। अभी सहज जनसेवा ऋचा जी, मैं देखूं स्क्रीन शेयर कर सकता हूं क्या? नहीं, हाँ कर सकता हूं, मैं करूं स्क्रीन शेयर? हाँ करिए। ये देखिए, मैं ये हाँ ये मैं अपनी स्क्रीन आपके सामने शेयर कर रहा हूं। 1 सेकंड, ये देखिए, ये अभी हफ्ता भर पहले मैंने इंस्टाग्राम पे अपने ये वीडियो डाला है। ऋचा जी ये देखिए, इसमें आवाज तो नहीं सुनाई देगी, लेकिन इसमें मैं आपको स्क्रीन दिखाऊंगा जहां पे मैं ये कह रहा हूं कि CSC, ये देखिए, ये CSC अपडेट के नाम पे एक APK फाइल आपको दी जा रही है, दिख रहा है आपको? हाँ, CSC से संबंधित न्यू अपडेट पाने के लिए ऐप ओपन करें। हाँ ठीक है। अब आपको मैं लाइव दिखाता हूं कि जब मैंने एक अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर इस फाइल की जांच करी, मेरे पास ये फाइल है, मैं खोलूंगा नहीं, इस फाइल को खोलना तो खतरनाक है, ये हैक कर लेगा, बट मैं सिर्फ स्कैन कर रहा हूं एक स्कैनर से। मैंने इस फाइल को स्कैन करा, जैसे ही स्कैन करा ये बता रहा है इसमें 27 वायरस पाए गए, 27। और सिंपल भाषा में मैं आपको दिखाऊं तो वो वायरस किस श्रेणी का था? ट्रोजन था। ट्रोजन मतलब वो छुप के बैठा हुआ है। SMS मतलब वो SMS का जासूस है, यानी कि स्पाई है। कौन से वाले SMS? बैंक वाले। और ऐसे उसमें 27 खतरनाक वायरस थे। अब आप बताइए, अगर एक बेचारा पीड़ित आदमी इस गलती से CSC नाम के अपडेट को क्लिक कर देगा तो उसका फोन तो पूरा गया। और ये बात तो आप भी समझते हैं कि आज की तारीख हमारे जितने फाइनेंशियल इकोसिस्टम है वो एक ही चाबी पे डिपेंडेंट है, जिसको OTP कहा जाता है। तो ये कभी भी किसी गलत ऐप को डाउनलोड ना करें, कभी किसी गलत लिंक को क्लिक ना करें, यही तरीका है बचने का। प्रियंका शर्मा पूछ रही है, इन द इवेंट दैट हैपेंड लास्ट मंथ यू हैव मेंशन्ड अबाउट पिग बुचरिंग, आई हैड लॉस्ट 2.5 lakh, I lodged an FIR with cyber cell as well but nothing happened, in fact
get that money back, I lost another 50,000. Please advise. ओ माय गॉड, आई एम सो सॉरी प्रियंका जी, आई एम वेरी सॉरी आपके साथ ये घटा। देखिए फेक बुचरिंग तो वही लालच में उन्होंने फंसाया, शुरू में कुछ पैसे दिए और फिर आपके 2.5 लाख रुपए, लेकिन उसके बाद जो आपने गूगल या ऑनलाइन हेल्प ढूंढी उसमें फिर आपको एक हैकर टकरा गया जो बोला मैं आपके पैसे वापस दिला दूंगा, और वो भी आपसे 50,000 रुपए ले गया। तो ये बहुत सुन के दुख हुआ। साइबर सेल, मैंने अभी अभी बोला प्रियंका जी, हमने जो 1930 नंबर है, ये पैसा हैकर्स इतनी तेजी से घुमाते हैं और निकालते हैं ऑनलाइन कि कई बार उसकी ट्रेल बचती नहीं है। आज की खबर है, हमारी बनारस की पुलिस ने, साइबर सेल ने 3.5 करोड़ का एक पूरा रैकेट पकड़ा है। ये वही वाला रैकेट है जो इस तरह की ऑनलाइन हरकतें कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि पुलिस, लेकिन हाँ दिक्कत यही है प्रियंका जी कि अगर गोल्डन आवर्स में हम शिकायत दर्ज नहीं करा पाए और वो बैंक के इकोसिस्टम से पैसा फुर्र हो गया, तो फिर पुलिस की जो चुनौतियां हैं वो बढ़ जाती हैं। तो मैं मानता हूँ एफआईआर हुई, सब हुआ, और लेकिन ये जो आपने रिकवर करने के लिए और 50,000 दिए, ये सुन के दुख हुआ। एक बेसिक ये बात समझ समझ नहीं आ रहा, लीजिए, ये 50,000 इन्होंने किसको, साइबर पुलिस को दिए होंगे, क्या किया होगा पता नहीं। वो हैकर ने इनको डराया धमकाया होगा, 100% उसी में फंस गए होंगे। अच्छा। लेकिन अच्छा, जी, पिछले में मेरा वो रह गया था एक्चुअली कि जो सहज जनसेवा केंद्र कह रहे हैं वही सीएससी वाला वही है, सेम है। हाँ हाँ, वही तो सीएससी केंद्र का अपडेट आया है। मैं बता तो अच्छा। रहा हूँ ऋचा जी, बहुत लोगों के जो वो है फोन्स जो है उन्होंने हैक कर लिए। मैं एक बेसिक सी बात बोलूंगा, कोई गलत ऐप या कोई अननोन ऐप आप इंस्टॉल मत करिए। आप अपने फोन को सैनिटाइज रखिए। क्यों? क्योंकि मैं बार बार बोल रहा हूं, अब वो फोन नहीं है, मेरा चलता फिरता बैंक है, मेरा बैंक बैलेंस कनेक्टेड है, मेरा यूपीआई कनेक्टेड है, मेरे जो थोड़े बहुत शेयर्स और म्यूचुअल फंड्स हैं वो इससे जुड़े हुए हैं, मेरी मेरी और मेरे परिवार की निजी बातचीत इसमें है, मेरे घर के बट स्पेशल मोमेंट्स जो है, फोटोज, वो इसमें है। तो रक्षित आप जी, लेकिन बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते। नहीं, अब आप कह रहे हैं गलत है, सही गलत का चुनाव कैसे? अब आजकल क्या हो रहा है, एक फिटनेस ऐप आपको सबके फोन में मिलेगी, एक नहीं 2-3 मिलेंगी, ठीक है। आपने खाना क्या खाया, पानी कितने ग्लास पिया आपने, उसको मॉनिटर करने वाली भी ऐप होगी। म्यूजिक ऐप सबके फोन पे होगी, और भी 10 तरह की, कोई नेबरहुड और इस तरह की, मतलब इतनी तरह की एप्स है। हाँ, ये खाना फटाफट जल्दी, ये ग्रोसरी मंगाने वाली सब सब एप्स हैं। तो अब आप कह रहे हैं कि कोई, तो मैं कैसे डिसाइड करूं कौन सी ऐप गलत है सही है? मैं ऋचा जी, जो प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे दिए जाते हैं एप्स, जिनको ओरिजिनल ओनर्स ने क्रिएट किया है, जिनको आप डाउनलोड कर रहे हैं, और डाउनलोड करते समय जो कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव परमिशंस मांगे, अनाप शनाप। अब मैं एक ऐप डाउनलोड कर रहा था गेम खेलने के लिए, और वो मुझसे बोला मुझे तुम्हारी पूरी फोटो गैलरी चाहिए, माइक चाहिए, कैमरा चाहिए, एसएमएस चाहिए, लोकेशन चाहिए। मैंने कहा तू घर आ जा, मैं तेरे साथ खेल लूंगा यहाँ पे बेडरूम में बैठ के। तो मैं ऐसे ऐप डाउनलोड नहीं करूंगा। तो यहाँ कुछ तो मैं अपना स्मार्ट आईक्यू यूज करूं कि जो मैं परमिशन दे रहा हूं क्या वो वर्थ इट है। तो ये एक बेसिक। और फिर दूसरी बात जो मैंने कही कि आप सिर्फ ऐप और प्ले स्टोर से, अब ये जन सेवा केंद्र वाले एपीके फाइल भेज रहे थे। आपको याद होगा जब अयोध्या का राम मंदिर जन्मभूमि का हमारा इनॉग्रेशन था, तो हैकर्स को एक मौका मिल गया कि सब लोग राममय हैं इस समय, सब लोग बड़े एक्साइटेड हैं। तो एक वायरल मैसेज आया था कि आप जी। अयोध्या की टिकट की एपीके फाइल डाउनलोड करें तो आपको वीआईपी पास मिलेगा। और जिन लोगों, और इस पे हमारे यूपी पुलिस ने तो बकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले, लेकिन फिर भी लोग फंसे। अभी आज मेरे पास एक केस आया है, एक बुजुर्ग वर अयोध्या जाना चाहते थे और गूगल पे उन्होंने होटलों का नंबर ढूंढा, और वो गलती से होटल के गलत नंबर पे मिला दिया, और उसने इनसे पैसा भी ले लिया, यूपीआई भी ले लिया, जबकि पता चला कि वो होटल वालों को पैसा नहीं मिला। तो यहाँ पे अब आपको तो पता नहीं है कि अगर एक होटल है उसका नाम है हयात रीजेंसी या ओबरॉय, तो उनकी असली वेबसाइट का नाम क्या है। तो गूगल आपको फिल्टर करके भी देता है, लेकिन ये कई बार बदमाश गूगल के एसईओ को चेंज करके ऊपर पहुंच जाते हैं और इनका नंबर ऊपर दिखने लगता है। जी तो जी, एक बड़ा आपने अच्छा ऐप, हमारे सेशन में पासपोर्ट वाली वेबसाइट बताई थी जिसे बहुत लोग गलत समझते हैं, वो बता दीजिए सबको। नहीं तो अब जैसे मुझे पासपोर्ट बनवाना है, तो हम हम्म। हमारे दिमाग में एक वर्ड घुसा हुआ है पासपोर्ट सेवा, लेकिन हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसका नाम है passportindia.gov.in। भारत सरकार की कोई भी वेबसाइट होगी
उसके आगे .gov.in लिखा होगा। अब इन बदमाशों ने, पता है कि भाई ये पासपोर्ट इंडिया तो सबको पता नहीं है, तो उन्होंने एक नकली नाम खरीद लिया, passport-seva.in, और उस पे जाके एक बिल्कुल मिलती जुलती साइट बना दी। अब लोगों ने क्या ढूंढा, पासपोर्ट सेवा, तो वो गलत जगह चले जाएंगे। तो भारत सरकार ने इसकी पूरी विज्ञप्ति बना के डाली है अपनी वेबसाइट पे कि भाई ये नकली नामों से बचे। तो मैंने जो एक लाइन बोली ना ऋचा जी शुरू में, DQ, डिजिटल कोशेंट, ये डिजिटल लिटरेसी अब बहुत जरूरी है आज की तारीख में। एक कोई प्रतिमा पांडे पूछ रही हैं, ट्रेडिंग के, बहुत प्लीज एक्सपोज ट्रेडिंग स्कैम गोइंग ऑन एट हाई लेवल, पीपल हैव लॉस्ट इन करोड़, ये कैसे हो रहा है? बहुत हो रहा है ट्रेडिंग स्कैम। देखिए भाई, शेयर मार्केट होता है, आप शेयर में पैसा लगाइए, शेयर बढ़ता है तो आपका मुनाफा बढ़ता है। भारत सरकार ने एक बॉडी बनाई, सेबी। सेबी से अप्रूव्ड एप्स हैं जो आपका डीमैट में खाता खोलते हैं, और कई बैंक उससे रजिस्टर्ड है। हमारे पास भी एक छोटा सा अकाउंट है जिसमें हमको कभी निवेश करना होता है अच्छी कंपनियों के, हम शेयर्स खरीद के रख लेते हैं। अब जब वो ग्रो करते हैं तो हमारा पैसा ग्रो कर जाता है। तो इन लोगों ने बिल्कुल मिलते जुलते नकली एप्स बना दिए और इनको सोशल मीडिया के विज्ञापन के थ्रू और व्हाट्सएप और टेलीग्राम के थ्रू लोगों तक पहुंचाना शुरू किया। अब एक सज्जन ने वो ऐप डाउनलोड किया, और हर आदमी बड़ा शुरू में सेफ प्ले करता है, उसने 1000 रुपए लगाए, उन्होंने फटाक से उनको 5000 रुपए का मुनाफा दे दिया। फिर उन्होंने 5 लगाए, उन्होंने 10,000 का मुनाफा दे दिया। और लीड्स बिल्कुल जेन्युइन होंगी, ऐसा लगता है कि जो लोग इसे चला रहे हैं वो शेयर मार्केट के ट्रेंड एक्सपर्ट हैं, वो हवा वाली बातें नहीं करेंगे। उनके ऐप में बिल्कुल असली शेयर ऊपर नीचे जाते हुए दिखाई देंगे, वो ऑनलाइन क्लासेस में दिखाएंगे अपनी, और उन्हीं के सब फर्जी आदमी बैठे होंगे। और उसमें जैसे अभी हमारे साथ इतने सारे लोग बैठे हैं, तो प्रतिमा जी कहेंगी अरे ऋचा जी मेरा 10 का 50 हो गया, धनंजय जी कहेंगे मेरा 50, और क्या करेंगे, बोलेंगे नहीं, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, नकली स्क्रीनशॉट जिसमें दिख रहा है मेरे खाते में इतना मुनाफा आया, मेरे में इतना आया। अब ये देखते 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 आप इतना इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि आप अपनी चाल बढ़ा देंगे। आप कहेंगे चलो अब मैं 25 लाख लगाता हूं। अब वो आपको ऐप में दिखाएगा कि आपके 25 के 50 हो गए, लेकिन अब वो निकालने नहीं देगा। और आपके पैसे को उसने शेयर में नहीं निवेश किया, उसने फर्जी ऐप पे निवेश किया। वो पैसा तो वो खा गया, वो इमीडिएटली ले जाएगा और इधर उधर खातों में घुमा के खत्म कर देगा। मैम, अभी जो मैंने उदाहरण दिया था वो महिला का, मुंबई वाली, उनके 4.5 करोड़ गए थे। वो तो 24 घंटे के अंदर कंप्लेंट कर दी तो 3 करोड़ 60 लाख वापस आ गए। अभी हमारे पास फोन बज रहा है, एक उनके साथ घटना घटी है, उनके भी करीब बड़ा अमाउंट चला गया है। तो ये मैं लोगों से हाथ जोड़ के कहूंगा, आप करिए निवेश, बहुत अच्छी चीज है, लेकिन सेबी से जो अप्रूव्ड बैंक्स हैं और क्या कहते हैं उनको, सिक्योरिटीज, सिर्फ उनमें करें। देखिए ये हाँ बिल्कुल मुकेश जी ने लिखा है, बहुत बढ़िया, ये खूब आती है, ये 10 करोड़ कैश का अवार्ड निकला है। और एक राज ग्रोवर कह रहे, नहीं रवि ग्रोवर कह रहे हैं कि एक ये आता है कि आपका बिजली का बिल पेंडिंग है, आपका बिजली का बिल डर पेंडिंग पैदा, भाई हम लोग शुरू से बड़े लापरवाह रहे हैं, कभी भी बिजली का बिल टाइम पे जमा नहीं किया है तो एक नकली मैसेज आएगा, आपका बिजली का बिल बकाया है, आज रात 24 घंटे में आपकी बिजली काट दी जाएगी। और उसके बहाने वो आपको लिंक विंक देंगे और 10 रुपए जमा करवाएंगे और उसके बाद पूरा खाता खाली। तो बेसिकली मैं तो एक ही बात कहूंगा ऋचा जी, ये सब सुनने के बाद, कि जीरो ट्रस्ट वाला बिहेवियर अब आप लोगों को लाना पड़ेगा। जो वैलिड कंटेंट है उसे कंज्यूम करें तो हमारे दिमाग की शार्पनेस बढ़ेगी। हम जैसे जिंदगी विद ऋचा जैसे इतने प्लेटफॉर्म्स हैं जो आपको ये सारी जानकारी दे रहे हैं, आप इन जानकारियों को वायरल करिए, सुनिए। बच्चों के साथ साथ अब हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको बहुत खतरा है। अभी मेरे पास एक 66 साल की एक बुजुर्ग महिला है, अकेली रहती है पति के साथ, बच्चे अलग रहते हैं। उन्होंने ऑनलाइन दूध मंगाया और वो दूध खराब आया, तो उन्होंने गूगल से नंबर ढूंढा, उनके 77,000 रुपए लूट लिए उन लोगों ने। अब वो मुझसे कह रही है टंडन जी हमने ये पैसा अपनी ओल्ड एज और बीमारी के लिए रखा हुआ था जमा करके, और उनको नहीं पता ये 1930 क्या है, ये यूपीआई पे जो लिंक पे क्लिक किया उससे क्या हो गया। तो कहने का मतलब है उन लोगों को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है जो हमारे फैमिली में बड़े बुजुर्ग हैं, जिनको हमने स्मार्टफोन तो दिया हुआ है, उनको यूपीआई दिया हुआ है, उन्हें जोमेटो और स्विगी दिया हुआ है, तो उन्हें ये बताना बहुत जरूरी है
कि इस तरह के फ्रॉड्स हो रहे हैं। जी, अब मैं एक दूसरे तरह के फ्रॉड्स पे बहुत जल्दी आ जाती हूँ, टाइम अब हमारे पास कम है रक्षित जी। ये तो अब ये जो अब वॉइस क्लोनिंग कि आपका बच्चा हमारी गिरफ्त में है, ये बहुत हो रहा है। टेलीकॉम डिपार्टमेंट से फोन आना, और तीसरा सेक्सटॉर्शन। अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में मेरे ख्याल से 22-23 साल के लड़के ने खुदकुशी कर ली। सेक्सटॉर्शन वाले जो कॉल्स आते हैं वो बहुत, मैं चाहूंगी ब्रीफली आप अगर इन तीनों के बारे में लोगों को सबको जागरूक कर दें कि कौन सा कॉल नहीं उठाना है या घबराना नहीं है, क्या करना है। उनको नाम नहीं पता होता है, वो कॉल करते हैं, ये आपका बेटा है? बोले हाँ। क्या नाम है? बोले रोहित। बोले हमने अभी यहाँ एक रेड पड़ी थी, उसमें रेप हुआ है एक लड़की का, उसमें हमने रोहित को उठाया है। और पीछे से मारने पीटने की आवाज आएगी और रोहित चिल्लाता हुआ बोलेगा मम्मी पापा बचा लो मुझे। अब उसने इतने संगीन जुर्म में पकड़ा गया है, वो उसे फोन मिलाने की कोशिश करेंगे, वो फोन उठेगा नहीं। वो क्योंकि ऑलरेडी बेचारा कॉलेज या स्कूल में पढ़ रहा है, तो वो फोन उठाएगा नहीं। और इसी डर का फायदा उठा के वो आपसे 50-60 हजार रुपए लूट लेंगे। तो ये एआई वॉइस स्कैम्स जो हो रहे हैं, इसमें बहुत घटनाएं हो रही हैं, तो प्लीज आप सतर्क रहें ऐसी किसी भी कॉल से। ट्रू कॉलर एक ऐप आता है जो कई बार हमें बड़ी मदद करता है, वो बता देता है ये कॉल 50 बार नाम बदल चुका है, लाल रंग से लिख के आ जाता है ये फ्रॉड है। तो आप प्लीज, किडनैपिंग हो गई है, रेप हो गया है, किसी ड्रग्स लेते हुए पकड़ा गया है, अपनी ज्यादा से ज्यादा जानकारी जो हम पब्लिकली डालते हैं वो ना डालें। सोशल मीडिया पे प्राइवेसी का इस्तेमाल करें। आप खुद ही जानकारी डालते हैं और फिर ये हैकर वहीं से चुरा के आपके साथ इस्तेमाल करते हैं। जी दूसरा, कनक आजकल शर्मा, ये वीडियो कॉल। जी। एक महिला की बेटी किडनैप को की घटना हुई थी। इसमें लेडी को उनकी बेटी की सेम टू सेम आवाज सुनाई गई, कैसे हो रहा है, वही जो हम लोग बात कर ये वॉइस क्लोनिंग कर दी ना। अब तू रहे हैं। आपने देखा नहीं है, सोशल मीडिया पे कई विज्ञापन आते हैं कि आप मुकेश का गाना अरिजीत सिंह की आवाज में सुनिए, अरिजीत सिंह का गाना माइकल जैक्सन की आवाज में सुनिए। अब तो अगर आप गूगल पे देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी की आवाज में कई गाने सुनाई दे जाएंगे आपको। तो वो किसी को नहीं छोड़ते हैं, और वो ये और लाइट वेट एआई कहते हैं, जो लाइट वेट एआई जो खुलेआम अवेलेबल है, जिससे आवाजें बदली जा सकती हैं, शक्ल बदली जा सकती है, ये बहुत हो रहा है। और इसीलिए अब ये बहुत जरूरी है कि आप ऐसे किसी कॉल के झांसे में ना फंसे। और और ये बेसिक एक बात याद रखें कि कोई ऐसे पुलिस फोन करके आपसे पैसा नहीं मांगता है कभी भी। ठीक है। ठीक है। दूसरी बात ये है कि ये जो वीडियो कॉल्स का चला है चलन, एक सुंदर लड़की की डीपी लगा के वीडियो कॉल करना और उसके सामने की तरफ से एक अश्लील वीडियो दिखा के रिकॉर्ड कर लेना, और फिर आपके कॉन्टेक्ट्स को भेजने की धमकी देना, आपको डराना और पैसा लूटना, ये बहुत बड़ा स्कैम है जिसे सेक्सटॉर्शन कहते हैं। और कई बार तो ये फोन हैक करके भी करते हैं। मतलब अब ज्यादातर लोग अपने फोन में बहुत निजी तस्वीरें रख लेते हैं अपनी, और फिर जब उनका फोन हैक होता है तो ये हैकर के पास चला जाता है, फिर वो शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का सिलसिला। तो ऐसे किसी अपराध से बिल्कुल ना घबराएं, वो कुछ नहीं कर सकता। आप सीधे साइबर क्राइम पोर्टल पे रिपोर्ट करिए, इसको 1930 पे रिपोर्ट करिए। और अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि साइबर क्राइम को और कंट्रोल करने के लिए, अब आज आप इतने सारे लोगों ने सुना तो अब आप सतर्क हो गए कि अब ऐसे फ्रॉड में नहीं फंसेंगे। लेकिन अगर कल को आप ही के पास फेडेक्स वाली कॉल आ जाए तो सिर्फ काटो मत, संचारसाथी.gov.in पे जाओ, वहां हमारा एक बटन है चक्षु करके, चक्षु पे हमें सूचना दो कि ये फ्रॉड कॉल आई थी, ये फ्रॉड एसएमएस आया था, या ये फ्रॉड ईमेल आया था। अभी कल या परसों हमने इसका पूरा वीडियो यूपी पुलिस के हैंडल पे डाला है, आप देख सकते हैं वो वीडियो, उसमें वो लिंक ठीक भी है। दिया हुआ है चक्षु वाला। इससे क्या होगा, आपको तो पता है कि ये फ्रॉड है, आपने बस ब्लॉक कर दिया। अब वो दूसरे को ट्राई करेगा, उसे बेचारे को पता नहीं है और वो फंस जाएगा। अगर आप रिपोर्ट कर देंगे तो फौरन बैकएंड पे इन नंबरों पे कार्रवाई होगी और इन नंबरों को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे कि कोई और शिकार ना बने। ठीक है, संचार साथी .gov.in, और उस पे ये बटन है चक्षु। ठीक है। अब बहुत क्विकली मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि यहाँ तो बहुत लंबे सवाल बहुत आते जा रहे हैं, तो मैं आपसे एक बार ये बोलूंगी कि लास्ट में अपने इंस्टाग्राम, फेसबुक जो भी कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो हमारे दर्शकों को बता दें। अगर किसी को आपसे कोई पर्सनल काउंसलिंग लेनी हो या आपका कहीं सेशन बच्चों के लिए, मैं जानती हूँ आप बहुत बच्चों के बीच में जाते हैं उनको एड्रेस करने, बट मेरा सवाल ये है कि अब ये हो गया, अब क्राइम हो गया, आपने कहा गोल्डन आवर्स, जितनी जल्दी हम पुलिस को सूचित करें उतना अच्छा होता है, आप जैसे साइबर एक्सपर्ट्स भी हैं, लेकिन सच्चाई क्या है डॉक्टर अक्षय टंडन? क्रिमिनल्स आर वे अहेड ऑफ यू एंड द पुलिस। आप लोगों से नहीं ज्यादा देखिए, इक्विप्ड है क्या, ऐसा है? या हमारा सक्सेस रेट क्या है क्रिमिनल्स को पकड़ने का साइबर?
देखिए अब जिस लेवल पे हम देख रहे हैं, और मेरा तो कई राज्यों से जुड़ाव है, मैं ट्रेनिंग में भी हूँ और विवेचनाओं में भी मदद करता हूँ। हमारे चैलेंजेस हैं कुछ। वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम ऑफ कंप्लेंट्स, उसके बदले में जो एक्चुअल मैन पावर वो, और दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आज साइबर क्राइम एक ऐसा अपराध है जिसकी कोई बाउंड्री नहीं है। मेरी बाइक नोएडा से चोरी हुई, ज्यादा से ज्यादा दिल्ली पहुंचेगी 2 घंटे में या फरीदाबाद पहुंचेगी, तो उसको पकड़ा जा सकता है। साइबर अपराध नोएडा में मेरे साथ हुआ, इंटरनेट चला रहा था हैदराबाद से, कॉल कर रहा था कंबोडिया से, पैसा निकाल रहा था आसाम से, और पैसे को विड्रॉल कर रहा था वो दुबई से। तो अब आप देखिए इसमें कहीं बाउंड्री है? नहीं है। तो जो चैलेंजेस है प्रैक्टिकल वो यही है, पुलिस के रेशियो पकड़ने का है। आप देखिए अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको भी वो लिंक भेजा है, हमारी खुद की उत्तर प्रदेश की बात, बनारस की पुलिस ने बहुत बड़ा एक रैकेट पकड़ा है, ये ट्राई वाला, जो ट्राई वाले कॉल कर रहे थे, इन्होंने 3.5 करोड़ रुपए लूटे थे, इनका पूरा गैंग पकड़ लिया। तो चैलेंजेस आते हैं पकड़ने में, और पुलिस को बहुत अलग अलग कोनों पे भागना पड़ता है, बिहार, गुजरात, अब वहां से पकड़ के लाए हैं पूरी। तो ये एक दिक्कत है। अदरवाइज मैं जहां तक कहूंगा कि अभी भी हम लोगों को और सशक्त बनना है। पुलिस के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, मैन पावर और इंटीग्रेशन ऑफ नेटवर्क, तो उस पर I4C जो इस समय काम। हमारी पुलिस भाई नॉर्मल मतलब शातिर अपराधियों को पकड़ने और उसके लिए शायद ट्रेन थी ना। साइबर क्राइम्स तो अभी कुछ कुछ साल पुरानी चीज है, क्या हमारी? बिल्कुल बिल्कुल ऋचा जी, अब पुलिस में एक्सपर्ट्स को भर्ती किया जा रहा है, इंडियन आर्मी तक ने एक्सपर्ट्स को भर्तियां दे रहे हैं, और साइबर एक्सपर्ट्स को इंगेज किया जा रहा है ऑफिशियली, और उनको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है और उनकी मदद से हो रहा है। बट हाँ, अभी तीनों का इंटीग्रेट होना, मतलब पुलिस का, जुडिशरी का और फॉरेंसिक का, इन तीनों का एमलगमेशन होने में अभी थोड़ा सा और समय लगेगा, और तब फिर ये स्थिति आ जाएगी कि अपराधी को भी समझ में आ जाएगा। नहीं वरना अगर आप देखो तो अपराधियों की क्वांटिटी तो बहुत कम है हम लोगों की हमारी पॉपुलेशन के कंपैरिजन में, वो लेकिन फिर भी वो आप देखिए खेल जाते हैं, बेवकूफ बना जाते हैं, और लोग डर जाते हैं और वो फंस जाते हैं। बहुत, अब तो सच में बताऊं डर लगने लगा है। आज मैं हर बार जब आपसे बात करती हूँ उसके बाद अपना फोन खोल के दो तीन एप्स डिलीट करती हूँ। लेकिन वही कहते हैं ना कि वो लालच सा है, कभी फिर कोई ऐप डाउनलोड हो, फिर कोई और। लेकिन आप पूरा, अगर आपने ड्राइविंग रूल्स पढ़े हैं और हेलमेट लगा के सही गाड़ी चला रहे हैं तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। तो वही मैंने साइबर जैसा सुरक्षा कवच। मैंने शुरू में उसी सुरक्षा की और उसकी बात की, सावधानी की, जैसे डॉक्टर ने मेरे उसके लिए कहा है प्लास्टर काट दिया है, लेकिन संभल कर, हर समय संभल कर। अगर वो अवेयरनेस देखिए हमारे दिमाग में हर समय रहे कि अगर बच्चे के नाम पे भी कॉल आ रहा है तो क्यों ये कॉल आ रहा है। या अभी मैं कहीं थी तो वहां उन्होंने बताया कि कॉल आया कि आपका बच्चा पता नहीं किडनैप हो गया है या उसका एक्सीडेंट हुआ। उन्होंने तुरंत दूसरे फोन से बच्चे के फोन पे कॉल किया, तो बच्चे ने फोन उठाया और ठीक था। तो इतना अगर मुझे लगता है कॉमन सेंस या उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड रहे कि हम एक कॉल कहीं वेरिफिकेशन के लिए कर लें, तो शायद कि वो महिला लॉयर या इतने सारे लोग, जो मैं पता इतना बड़ा एक मेरे पास पूरा लिस्ट थी किस तरह से लोगों को लूटा गया है। और खासकर हमें ध्यान रखना होगा कि मुझे लगता है हमारे घर के बच्चे और हमारे घर के बुजुर्ग परिवार के, वो ज्यादा वल्नरेबल हैं। उनको कैसा फोन देना है, उनके फोन में क्या एप्स होनी है, तो टंडन मुझे लगता है कि उनको लेकर और ज्यादा केयरफुल होने की शायद जरूरत है। सीनियर सिटीजन्स एंड चिल्ड्रन। थैंक यू ऋचा जी, थैंक यू सो मच। अब आप एक बार चलते चलते फिर से आप अपने एक इंस्टा हैंडल और वगैरह सब बता दीजिए हमारे सारे व्यूअर्स को, ताकि मैं इंस्टाग्राम पे रक्षित.टंडन के नाम से मेरा वेरीफाइड हैंडल है, फेसबुक पे टंडन.रक्षित है, और इंस्टाग्राम पे रक्षित.टंडन है। और मैं समय समय पे छोटे छोटे वीडियोस बना के लोगों को बताता रहता हूँ कि भाई इससे बचें, इससे बचें। तो आप उन वीडियोस को प्लीज शेयर करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि लोग साइबर सुरक्षित रहें। सो मच डॉक्टर रक्षित टंडन हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर करने के लिए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अपनी जिंदगी के साथ साथ अपने वर्चुअल वर्ल्ड में भी सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें, और बहुत जरूरी सुरक्षा के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंजॉय।